चलो बेटा अपने बातें मत करो आप लोग हैं। संडे कब है? अरे परसों नहीं, परसों से परसों मतलब अगले दिन होगा। अरे मतलब परसों होगा। अरे कहते नहीं कल परसों तरसों तरसों होगा, ठीक है। ताकि जगह पा लिखा हमसे तरसों का नजीब तो मंडे को होगा। यहाँ देखो हम लोग दूसरी बात करते हैं बेटा आरएच वर्क में। किसकी बात करते हैं? आरएच वर्क में। चलो ये आरएच वर्क में देखें। मैंने कहा था इससे हम पता लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आरएच पता है क्या बोलते हैं? ये सबसे पहले एक मंकी था, रीसस मंकी। कौन सा था? रीसस मंकी था। उसमें हमने देखा था ये जो हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि आरएच एंटीजन। तो इस तभी से हम लोग इसको आरएच वर्किंग बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो बेटा अगर किसी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, क्या है? अगर आरएच एंटीजन क्या है बेटा? प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर किसी में आरएच एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप उसका कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अगर किसी का मान लिया ए पॉजिटिव है तो उसके पास एक तो एंटीजन ए है और दूसरा एंटीजन कौन सा है? आरएच। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए पॉजिटिव। समझ गए? तो बेसिकली जो 80% लोग होते हैं उनमें यही वाला होता है पॉजिटिव, और बेसिकली जो 20% लोग होते हैं उनमें कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोग ये तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक डिजीज लिखी हुई है। अगर ये मिसमैचिंग हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो उससे एक डिजीज होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सी होती है? आपने बहुत केस ऐसे देखे होंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, सही है, तो आपने देखा कि उसको क्या है? पीलिया है, जॉइंटिस, या आपने देखा कि उसके एनीमिया है, ब्लड की कमी है किसी बच्चे में, या आपने देखा कि उस बच्चे को मतलब ब्लड की कमी है या फिर पीलिया है या बच्चे की डेथ हो गई पैदा होती। तो उस टाइम पे देखो वैसे तो स्वाभाविक हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही दिक्कत होगी हमेशा। वैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक कारण हो सकता है कि मिसमैचिंग का। हाँ क्या हुआ? सही है। अब बेटा एक मैं ये कह रहा हूं कि एक कारण हो सकता है मिसमैचिंग का। मिसमैचिंग का मतलब होता है कि अगर बच्चे का और माँ का अगर ब्लड अलग अलग हो जाए, जैसे एक का हो जाए पॉजिटिव और एक का हो जाए नेगेटिव, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब माता का है नेगेटिव और बच्चे का कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये मिसमैचिंग हो रहा है तो हमेशा डिजीज होगी बच्चे को, हमेशा नहीं, हो सकती है। ये तो देखो डिजीज का कोई ऐसा नहीं होता 100% होगी, लेकिन हाँ ये कंडीशन क्या होती है वो सुनो आप लोग। मैं आपको स्टार्टिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे ना कि माता को बच्चा हुआ, उसका बच्चे की डेथ हो गई, लगातार हो रही है, या आपने देखा कि बच्चा कहते नहीं बच्चा जी नहीं रहा कोई, तो उसमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि पहले बाद में ये देखो, पहले ये देखो कि उनके मम्मी पापा हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको स्टार्टिंग कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? मिसमैचिंग वाली। तो देखो क्या है ये मिसमैचिंग वाली। अगर मान लो कोई लड़का है, अब मैं लड़का को नहीं लूंगा, फादर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चा फादर की होगा, फादर है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि 80% लोगों को पॉजिटिव होता है, और उसने बिना लड़की का ब्लड ग्रुप पूछे शादी कर ली, और लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो मदर का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव है। कैसा है बेटा? नेगेटिव। अब आप लोग बताओ, अगर माता का नेगेटिव है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि माता का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग उसके लिए एडवांस रहो पहले से।
अगर किसी का नेगेटिव है, किसी भी फीमेल लड़की का या फीमेल का, आपको पता है इसका नेगेटिव है, तो आप पहले तो डॉक्टर सलाह लो कि इसका ब्लड नेगेटिव है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेटा क्या होता है, आपको वैसे ही पता है कि 80% लोगों के पॉजिटिव होते हैं, ऊपर से फादर का भी पॉजिटिव है, तो बच्चे का चांस 80 से भी ज्यादा हो जाता है कि बच्चा पॉजिटिव ही होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि माता का ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? हमेशा नेगेटिव। समझ गए? ये केस बन सकता है। अब देखो क्या होगा, इनका क्या हुआ, शादी हुआ, और शादी होने के बाद जो इनका बच्चा होगा उसके चांस रहेंगे पॉजिटिव होने के बहुत ज्यादा, ब्लड ग्रुप। ये बात समझे? और माता कैसी है? नेगेटिव। ये तो कंफर्म है। अब देखो क्या होता है, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, कौन सी होती है? फर्स्ट डिलीवरी। उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आई बनेगा ना, पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फर्स्ट डिलीवरी में। देखो होता क्या है, सुनो। जैसे मैं मान लेता हूँ ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, माता का पेट है, और यहाँ बच्चा है इसके अंदर, सही है, ये बच्चा है। अब आप लोग बताओ, अगर ये बच्चा पॉजिटिव है, कैसा है बेटा? ये पॉजिटिव है, और माता कैसी है? नेगेटिव है। तो जो फर्स्ट डिलीवरी होता है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, सही है, पहला बच्चा हुआ, तो होता क्या है, जब डिलीवरी के टाइम पे, अभी बात ध्यान सुन लो, डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही है तो बेटा माता का, बच्चे का और माता का ब्लड मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि बाहर से हम अगर कट गए तभी हमारा ब्लड मिक्स होगा, ये तभी हमारा ब्लड निकलेगा? बेटा अंदर भी बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, या कभी हम अंदर भी छोटे मोटे, अगर छोटा सा भी खोल लगा तो ब्लड निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। आपने देखा हो डेंगू वाला पेशेंट था, डेंगू वाला इससे नहीं मरता है उसकी प्लेट्स कम हो गई हैं, वो इससे मरता है कि अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और उसके माउथ से, नाक से क्या निकलता है? खून निकलता है, और उसकी डेथ हो जाती है। सोचो, एक दिन में हो जाती है, एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है। अगर किसी की 10,000 से कम प्लेटलेट रह गई हैं, 8,000, 5,000, 4,000, तो वो एक दिन भी नहीं टिक पाता। तो इसका मतलब ये है कि जब डिलीवरी हो रही है माता की, तो 100% चांस रहते हैं कि बच्चे का और माता का थोड़ा बहुत अगर ब्लड मिक्स हुआ, अगर ये ब्लड मिक्स होगा तो आप लोग बताओ, इसका और इसके अंदर जाएगा ब्लड, तो बेटा इसके अंदर क्या है? RH एंटीजन, क्या है? और इसके अंदर RH बच्चे के अंदर है ना, और इसका ब्लड इसके अंदर जाएगा, तो आपको मैंने बताया था एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है? एंटीबॉडी। क्या बनती है? तो जो माता का ब्लड होगा वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, और इन्होंने एंटीबॉडी बना ली, सही है। अब माता को तो कोई इफेक्ट नहीं है, एंटीबॉडी बनने में दिक्कत होना है। अब इनके अंदर क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? RH एंटीजन के अगेंस्ट। ये मैं ब्लड नेगेटिव ब्लड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सही सलामत होगा। लेकिन जब सेकंड डिलीवरी होती है, कैसी होती है बेटा? जब होती है सेकंड डिलीवरी या सेकंड टाइम होता है, तो क्या होता है? अगर सेकंड टाइम हो रहा है तो इसका मतलब ये है, अब आप लोग बताओ, बच्चा फिर पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव, और माता कैसी है? नेगेटिव। अब बच्चे, अब माता के अंदर क्या है? एंटीबॉडी, यानी कि इसके ब्लड में क्या होंगी? एंटीबॉडी होंगी। किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। बल्कि मैं यहाँ ना लिखूं तो वहां से रहेगा ना, वहां से ही है, एंटीबॉडी उसके अंदर होंगी। अब आप लोग बताओ, अगर इसका और इसका ब्लड मिक्स हुआ तो तुरंत ब्लड कम कर जाएगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी इसके एंटीजन क्या कर देंगे? खत्म, और खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड चाइल्ड होगा, जब इसकी बर्थ होगी तो इसकी या तो डेथ हो जाएगी, या फिर इसको जो डिजीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या तो एनीमिया होगा या क्या होगा? जॉन्डिस होगा, सही है। यानी कि इस डिजीज को बोलते हैं हम लोग, सेकंड चाइल्ड को डिजीज होगी, इसको बोलते हैं बेटा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। समझ गए आप लोग? और ये डिजीज में क्या होता है? बच्चे को पीलिया हो सकती है, बच्चे को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि क्यों हुआ, अब आप लोग समझ गए। अच्छा, इसका रोकथाम भी है, वैसा नहीं कि आप लोग सोचो कि एक ही बच्चा करे ऐसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग समझदार हो, देखो क्या हो सकता है। पहली बात तो सुन लो, दो बच्चों के जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 साल प्लस, तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तक माता के ब्लड की एंटीबॉडी क्या होती है? खत्म। अगर 3 साल प्लस गैप है, तो जैसे 4 साल है, 5 साल है, तो
अब किसी की माता के अंदर 2-1 साल गैप है तो होगा ही कंडीशन, 3-4 साल प्लस गैप होना चाहिए पहली बार, उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन जब पहला चाइल्ड हो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो एंटीबॉडी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय। तो ये क्या करो, आप वो इंजेक्शन लगवा के ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करके तब प्रेगनेंसी को मेंटेन करो, समझ गए। तो ये 2 चांसेस में बच सकता है, वैसे प्रॉब्लम होने वाले के 100% चांस होते हैं, समझ गए आप लोग। ठीक, तो ये कहानी समझ गए आप लोग, क्या है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो एक बार जब भी जाओ आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग एक बार ब्लड पूछ लेना कौन सा है, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे कंडीशन, समझ रहे। अरे भाई आप लोग पढ़े लिखे बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ये तो पूछना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, घर वाले ये नहीं कह साले जो ब्लड ग्रुप पढ़ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कि अगर आपका नेगेटिव तो बहुत अच्छा है कि नहीं, लड़की का भी नेगेटिव हो, लेकिन अगर आपका लड़की का पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर आपका पॉजिटिव है तो, और अगर है तो आप लोग इतने एडवांस हो, ठीक है। चलो ये लिख रहे हो आप लोग, क्या लिख रहे हो, कोई चाह नहीं लिख रहे हो तो किताब पढ़ेंगे। चलो हटा मुझसे लो, चलो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने अभी, फिर पूरा किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बेटा, वो आएगा ब्लड क्लॉटिंग। क्या आएगा, ब्लड क्लॉटिंग। आपने चीज देखी होगी, आप देखो जब भी चोट लग जाती है किसी के, क्या लग जाती है, चोट, पानी पीते रहो। देखो चोट लग जाती है तो क्या होता है, आपने पहले छोटे तो आप क्या करते थे, चोट लगी और आपने देखा ईंट से दबा लिया ना, करते थे, ईंट लगा लिया, ऐसा करते थे, और आपको लगा कि ईंट दबाने से चोट सही हो गई, करते था ना। ऐसे बहुत चोट किया होगा यहाँ बैठे, रुक नहीं जाता है उसमें बेटा, ऐसा होता है। सुन लो, गधो ईंट ने थोड़ा रोक दिया, ईंट से तो हम इसलिए दबा देते कि ईंट में ब्लड दिखता नहीं है ना, तो पहली बार डर लगेगा हमको, लेकिन ब्लड जो रुकता है वो तो किससे रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग से। तो ब्लड में ईंट ने थोड़ा रोक दिया, वो तो हम इसलिए कहते थे ईंट लगा लो, ईंट लगा लो, जिससे ईंट में ब्लड दिखेगा नहीं, आपको कुछ लगेगा नहीं ब्लड निकलता है। आपसे कहा जाए पत्थर से लगा लो, गधे पत्थर से लगाओगे तो पत्थर में साफ साफ दिखेगा लाल लाल ब्लड, तो आप डर जाओगे। ये इसके फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट अगर आप देखोगे तो हर चीज के फैक्ट मिलेंगे आपको। कभी किसी ने कहा कि पत्थर से लगा लो, नहीं कहा ना, तो उसे पता है पत्थर में ब्लड कुछ दिखता है, और आप ईंट से लगाओगे तो ईंट से आपको ब्लड दिखेगा नहीं कि कितना निकला है, और आपको ये तो पता नहीं था उस टाइम पे कि ब्लड क्लॉटिंग भी कुछ होता है, और ब्लड रुक जाता था। अब आपने ऐसे, अब ये तो वो छोटा केस बता रहा हूँ मैं, अब मान लिया किसी के बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे टाइम लग रहा है 20-25 मिनट का हॉस्पिटल जाने तक, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारी बॉडी में, और उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, और आदमी का हम कपड़ा वपड़ा बांध के उसको अस्पताल ले जाएं तो बच सकता है आदमी। अगर धोखे से ब्लड क्लॉटिंग ना हो, सोचो अगर ब्लड क्लॉटिंग, तो आप लोग समझ सकते हो कि पूरे ब्लड को बॉडी से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ, मुश्किल से 4 से 5 मिनट, और पूरा ब्लड हमारी बॉडी का निकल जाएगा अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ गए क्यों होता है, सही है। अब ये होता कैसे, सुनो, ये कैस्केड प्रोसेस होती है, कैसे होती है, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं इसको, ये आप लोग समझते हो कैस्केड प्रोसेस क्या होती है, इसका मतलब होता है जल्दी से एक के बाद एक रिएक्शन होने को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पे होता क्या है, आपको पता होगा आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और आपकी बॉडी में प्रोटीन होती है, ठीक है। तो एक नाम आपने सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन, सुना है आपने, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, कहाँ होता है, स्टेज में है, और जब हमारे चोट लगती है तो ये बेटा कैसे स्टेज में पहुंच जाता है, एक्टिव, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में, किसमें जाता है,
और इसको जो एंजाइम करता है उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये बात समझे आप लोग? और ये जो थ्रोम्बिन है जब ये एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये पता क्या करता है? ये करता है, ये हमारे, मैंने कहा था प्रोटीन होती है कौन सी? फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है? उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फाइब्रिन में। किसमें कर देता है बेटा? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा स्ट्रक्चर। और ये ऐसे करके जाल जैसा बना लेंगे। ये फाइब्रिन प्रोटीन हमारे यहाँ चोट लगी है, और बेसिकली यही तो होता है क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग। समझिए कैसे होती है? इसमें कैल्शियम आयन का भी रोल प्ले होता है बहुत ज्यादा। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना। तो ये समझ गए कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग आराम से ऐसे लिख लो। किताब में लिखा हुआ है वो अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? ये ऐसे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है? किताब में लिखा हुआ है, लाइनें लिखी हुई है, लेकिन वो उतना मजा नहीं आता है। हाँ यही करता है, सही कह रही हो। तभी मैंने लिखा नहीं, वहाँ बेसिक से लिखा है, इसके नीचे है बना के। लिख लिया? अब मैं आके 10 मिनट पहले आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा पीछे के, है ना, जिससे रिवीजन हो जाएगा एक बार 10-15 मिनट, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग अगली चल रहे हैं पीछे जैसा भूल रहे हो। पीछे का मतलब जो पीछे चैप्टर है उनकी, ठीक है। और आप लोग आंसर बताया करोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। 10 से 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। और आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से। चलो तो हम किताब पढ़े बेटा, ये तो समझ गए हम लोग, ठीक है। हटा दो उसे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। चलो एबी और बी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है एबी ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कितने बेटा? 2 एंटीजन ए और एंटीजन बी। कह रहा है केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस ऑन द आरबीसी नेमली ए और बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू एंटीजन। मैंने कहा था ये प्रोटीन की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है? एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी तभी बनेगी जब उसके अपोजिट में क्या होगा, कोई एंटीजन होगा, सही है, तभी एंटीबॉडी बनती है हमेशा।
लेकिन यहाँ पे क्या बनती है अगेंस्ट, अगर सेम बनेंगी तो वो तो ब्लड क्लम्पिंग नहीं रहेगी, एंटीजन खत्म, एंटीबॉडी खत्म कर देगी ना एंटीजन को, तभी तो हम नहीं ले सकते ए वाले का बी और बी वाले को ए, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन सेम हो जाएंगी, और सेम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्रम्प कर जाएगा। अगले कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ए बी ए बी और ओ। कह रहा है you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid some problem of clumping. इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये क्लम्पिंग हुआ, क्रम्पिंग हुआ, क्लम्पिंग होता है। कह रहा है डोनर कॉम्पेटिबिलिटी इज आल्सो शोन द टेबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम ब्लड देने से पहले क्या करते हैं, बहुत चेक करते हैं एक बार, और उसमें देखते हैं कि मिसमैच ना हो जाए, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम ना हो जाए। अगले देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुपिंग है। एंटीजन देखो, अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, दोनों है मतलब, और नहीं है तो ओ, और उसके अगेंस्ट क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी। ठीक है, ये वाली। अगले कह रहा है फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट एविडेंट दैट ग्रुप O ब्लड कैन बी डोनेट टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस O ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। मैंने कहा था क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल डोनर। और कह रहा है पर्सन विद AB ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद AB एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दे दे बेवस करना कि नहीं, तो कैसे आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से, ठीक है, यहाँ से हो सकता है कोई पूछ ले आपसे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं another antigen the RH antigen similar to one person in rhesus monkey। कौन सा मंकी है, कह रहे हैं hence RH इसीलिए बोलते हैं also observed on the surface of RBC of majority nearly 80% लिखा भी है of humans, यानी कि RH एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो कितने लोगों में होता है, 80% लोगों में होता है। और बेटा कह रहा है सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। ऐसे क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव, और अगर ये नहीं है तो क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। कह रहे हैं एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फ्रॉम स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन्स, therefore RH group should also be matched before transfusion। मैंने कहा था अगर पॉजिटिव नेगेटिव का मिसमैच होगा तो आप लोग बताओ क्या नेगेटिव वाले के पर्सन के ब्लड में क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बन जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम। समझ गए, ठीक है। अगले कह रहा है स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग का देखो हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। फीटस बोलते हैं बच्चे के लिए। अगर ये कह रहा है बच्चा कैसा है, पॉजिटिव है, और माता कैसी है, नेगेटिव है, तो क्या होता है, कह रहे हैं RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर विल सेपरेट बाय द प्लेसेंटा। और कह रहे हैं हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ये कहना चाह रहा है कि देखो एक बार बताओ आप लोग, क्या प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड मिलता है, नहीं मिलता है ना, तो फर्स्ट चाइल्ड को इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चे का कैसा भी होना चाहिए, माता कैसा हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अगले क्या लिख रहा है, कह रहा है however during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus। ये कह रहा है जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तो चांस बढ़ जाएंगे कि बच्चे का ब्लड कैसे भी करके माता के ब्लड में ना मिल जाए, और अगर मिल जाएगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट ये तो आपको पता होगा कि प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो नहीं मिलता है ना, अगर बच्चे का कोई सा हो सकता है, माता का कोई सा हो सकता है। अगर ऐसे केस होगा तो बहुत केस बिगड़ जाएंगे फिर तो ये भी देखोगे ए बी 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 ए बी ओ सब मिलान करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट होता है। अगले कह रहा है बेटा हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ये तो समझ गए आप, ठीक है। कह रहा है इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। मैंने कहा था अगर बच्चे का ब्लड माता के ब्लड में मिला है तो बच्चे की जो RH एंटीजन वो कहां पहुंच गई, मम्मी के ब्लड में, और माता के ब्लड में पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ, माता ने RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, एंटीबॉडी, और जो सेकंड चाइल्ड होगा तो वो एंटीजन क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसके ब्लड को, वो एंटीबॉडी सॉरी। तो कह रहा है देखो इन केस ऑफ अ सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, कह रहा है एंड डिस्ट्रॉय द फीटस RBC। इसमें क्या होगा,
आरबीसी का जो वो बच्चा होगा उसका क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसको क्या हो सकता है, देखो दिस कुड बी फीटल टू द फीटस और कुड कॉज सेवर एनीमिया, मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी हो सकती है। एंड जॉइंटिस मतलब पीली हो सकता है बच्चे को। और कह रहे हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसको इस तरह मान लो, ये वो डिजीज पूछ सकता है, ठीक है। मिसमैचिंग से कौन सी डिजीज होती है, कभी कभी तो वो स्पेलिंग पूछने लगता है, यहाँ से ध्यान रखना। और कह रहे हैं दिस कैन बी अवॉइड, हम करें तो क्या करेंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। कौन सा लिखा है, फर्स्ट, ना कि सेकंड का। दो यहाँ देखो, ये कह रहा है जब फर्स्ट चाइल्ड हो तो डॉक्टर को बता दो कि ऐसा केस है, और वो क्या करेगा, एंटी ग्लोबुलिन इंजेक्शन लगा देगा, और जिससे एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, खत्म, जो बनेगी, ठीक है। और इसका मतलब सेकंड चाइल्ड जो होगा वो स्वस्थ होगा, ठीक है। तो आपको जैसा भी ऐसा कोई केस मिले तो उसको तुरंत बताओ कि उसके साथ ऐसा कंडीशन ना हो। लेकिन बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा केस भी है ना, पता है ना, लगभग 80% लोगों को ब्लड ही नहीं पता होता है हमारा कौन सा है। तो ये क्या करवाएंगे होने से प्रॉब्लम हो जाती है जब डॉक्टर कहता है अब बच्चे को नर्सरी में एडमिट करना पड़ेगा, तो आंखें बोलती हैं अरे ऐसा केस है। तब भी डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर क्यों बताएगा, डॉक्टर को तो मजा है, फायदा होगा। आपको पता नहीं है कि आपको जितने भी जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं 50% तो आपको बेवकूफ बनाते हैं वो अच्छे से, मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको ठीक ठाक तरीके से बताएंगे ही नहीं, और बता देंगे तो आपको कौन सा समझ में आ जाएगा, ये भी तो है। अगर कोई गार्जियंस गए हैं और वो एजुकेट नहीं है और उनसे वो ये कहे कि आपको फीवर है, लेकिन वो कुछ और प्रॉब्लम है, वो आपसे ये ना कहे, प्रॉब्लम का नाम आता है, वो ये कहने लगे कि आपके लीवर है जो उसमें गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में बाइल सही से स्टोर नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या बताएगा। तो उनका भी कुछ अलग हिसाब किताब होता है ना, डॉक्टर जो कहता है फिर मान लेते हैं बेचारे। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ बेटा ये ध्यान रखना है, फ्यूचर में आपको पता है डिजीज कितनी सारी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, आपको पता है। अब तो ऐसा डिजीज एक नॉर्मल चीज हो गया है, जितने हम लोग फैसिलिटी में जा रहे हैं उतना ही हमारा लाइफ स्पैन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बल्कि बढ़ना चाहिए लेकिन लाइफ स्पैन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी आदमी के अगर देखा जाए तो एवरेज लाइफ स्पैन पता है कितना है, 60 से 70 साल के बीच में एवरेज लाइफ स्पैन है। और किसी टाइम क्या था 100 प्लस था, मतलब जो बाबा दादी के जमाना था ना उस टाइम पे ना। अब भी आपके आसपास एक का ऐसा ग्रैंडफादर मदर होंगे जो जिंदा होंगे और उनका एज 100 साल प्लस हो गया होगा, हैं? हाँ ऐसा हो जाता है, एक का होंगे ऐसे। और बेटा एक जब आप बड़े होगे तो शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जो 100 पार कर जाएगा मुश्किल से, बल्कि 40-50 साल में लगता है कि पूरी एज हो गई हमारी, मतलब कोई ना कोई बीमारी लगी जाती है। कुछ नहीं होगा तो डायबिटीज ही हो जाएगा, है ना, डायबिटीज है, इतने सारे केस हैं, कैंसर हो जाता है। तो मेनली ये है, ऐसा क्यों होता है आपको बताया, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो ज्यादा क्या बढ़ रहा है, और हम लोग जो नई नई चीजें खा रहे हैं, बेटा बोलो मत, हम लोग जो नई नई चीजें खा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ठेले पे जाके खा लेते हो कुछ भी है, पहले लोग ये सब नहीं करते ड्रामेबाजी, वो आराम से दलिया बनाया वो भी कच्चे दूध में और खा लिया, उसके बाद दोपहर में दही लिया और रोटी से खा लिया, है ना। उन्हें मतलब नहीं था कि मैगी क्या होती है, अब तो आधे लोग तो मैगी खा के बैठे हो गए हमें। तो मेन चीज है कि अगर आप लोग ऐसा फास्ट फूड खा रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम दे रहे हैं बॉडी के लिए। और उसका दूसरा एक चीज और है कि हम लोग बहुत ज्यादा जहर लगा रहे हैं खेतों में, उसका भी करें भी क्या, किसान भी क्या करें, क्योंकि उसका खेती नहीं होगा अगर ये करेंगे नहीं तो। और पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, तो बेसिकली हमें प्योर चीजें मिलती नहीं, अब कैसे मिल रही, सारी की सारी बेकार चीजें मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। और आप लोग कभी भी सक्सेसफुल हो जाओ तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुछ ऐसा करना जिससे और अच्छा रहे, बेटर रहे, लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। सही है, चलो कोगुलेशन देख लेते हैं बेटा, जो मैं बड़ा चुका हूँ आपको। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का। क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्लड जब कट हो जाता है तो क्या करते हैं, ब्लड का निकलना बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड क्लॉट कर गया, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, बोलो बोलो मत, अभी बनाने लगे क्या? ऐसे की दवाई बना रहे हो क्या बैठे बैठे कि जिसका लाइफ स्टाइल बढ़ जाए? अभी समझो, पहले एमबीएस कर लो, उसके बाद समझना। ये आपको पहले नीट कर लो पास, इसके बाद एमबीएस जाओगे, वहां भी 5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो पहले नीट को पास करो, ठीक है, उसके बाद सोचना। अभी तो पढ़ाई के बारे में सोचो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, आपने देखा होगा, ये आसपास होते हैं क्लास नीट में, जैसे ऐसे बच्चों की संख्या कम होती है। जो बच्चे आईएएस तैयारी करते हैं उनके अंदर ये बहुत होता है। जैसे कोई आईएएस तैयारी कर रहा है तो ऐसा लगता है कि 50% डीएम अभी है। लगता है उससे बात करोगे तो फिर वो ऐसे करेगा कि डीएम साहब बात कर रहे हैं। नहीं, लॉ नहीं पता होते हैं, वो पता होना वो अलग बात है, लेकिन उसका एक्टिविटी वैसे करेगा जैसे 50% डीएम अभी है उस टाइम पे। आप सुनो सुनो सुनो, नीट वाले बच्चे थोड़े सही होते हैं, उन्हें पता होता है कितना पढ़ना होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये सब पता है दिखावा होता है, और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं ना जो दिखावा बहुत करते हैं। मैंने आपसे कहा था हमेशा लाइफ को रियल बना के जियोगे तो ना उतना ज्यादा मजा आएगा। जितना आप 2 पर्दे लगाओगे कि मेरे ये वाला पर्दे में लाइफ अलग है, ये वाला पर्दे में लाइफ अलग है, तो उतना आप दुखी रहोगे हमेशा। खुल के लाइफ को जियो, जो अच्छा है वो बोलो, अच्छा खाओ, ठीक है। दूसरा मैंने देखा होगा जो आईएएस वाले तैयारी नहीं करते हैं, आईएएस तैयारी करते हैं, मैंने एक से बात की है ना, तो उनको लगता है कि मैं आईएएस नहीं, मतलब आईएएस तैयारी करने वाले स्टूडेंट बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मुझसे मतलब मैं डीएम पोजीशन हूँ इस टाइम, ये बात कर रहे हैं। अरे भाई आईएएस बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। और नीट, जैसे आप लोग नीट तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा जिस दिन आप नीट क्वालिफाई करोगे ना, जिस दिन जो बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा, जिसके 600+ नंबर आएंगे और एमपीएस कॉलेज में जाएगा, वो इतना हम्बल हो जाएगा ना, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि लाइफ में यहाँ तक पहुंचना कितना कठिन होता है। अभी तो आप कहते हैं स्टार्टिंग लेवल पे हो, आप लोग एक सीढ़ी, अभी तो आप पहले तो मैं कह रहा हूँ पेपर दो, और आप पेपर नहीं दो, अगर किसी बच्चे के 500 नंबर भी जाएंगे तब भी आप इनिशियल स्टेज मानो अपने आप को। जिससे जो बच्चे 600 नंबर आ गए, वो इतना हम्बल हो जाएगा, इतना हम्बल हो जाएगा कि उसे लगेगा कि नॉर्मल दुनिया इतनी सरल है कि एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, जितना जिस व्यक्ति में गहराई होती है वो उतना ही ज्यादा नरम होता है। आप लोग रियल में कोई डीएम हो और कभी वो, अब भैया अब कोई भी से बात करेगा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन अगर नॉर्मली आप बात करोगे तो इतना हम्बल होगा ना अंदर से बहुत ज्यादा, कि वो उसे उस चीज की वैल्यू पता होती है कैसे मिलती है वो चीज। और जितने आपने ड्रामेबाज देखे ना, दिखावेबाज, वो आईएएस जरूर कर रहे होंगे, लेकिन चुपके से दे रहा हूँ पैड का पेपर, नहीं पैड का तो देना चाहिए, लेकिन चुपके से दे रहा हूँ ग्रुप डी का पेपर। वो जाते हैं दूसरे ट्रेन से, और समझेगा कोई देखना चाहिए से, अब वो भी रिजल्ट नहीं दिखाएंगे आपको, कहना रिजल्ट दिखाना, तो उसमें क्या कह रहे नहीं, रिजल्ट का क्या करना है यार। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत, अभी तो आप स्टेज बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हो, लाइफ तो पूरी पड़ी है अभी आपके पास। बहुत मैंने ऐसे लोग देखे बेचारे जो बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ही कुछ नहीं कर पाते, तो आप लोग बहुत आराम से ला करो, बहुत अच्छे से, जिससे आपको 4 लोग ये तो कहें कि हाँ कल तुम तैयारी ना, मतलब अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ कि हाँ बच्चा अच्छा था, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। चलो यहाँ पे देखो कह रहा है यू नो दैट व्हेन यू कट फ्रॉम योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, यू कह रहा है बाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि क्या ब्लड हमेशा लॉन्ग टाइम तक निकलता रहता है? नहीं, रुक जाता है ना। और कह रहा है यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। और कह रहा है डू यू नो भाई ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखो कह रहा है ब्लड एक्सिबिट कोagulation और क्लॉटिंग इन रिस्पांस टू एन इंजरी और ट्रॉमा। This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum form at the site of cut or injury over a period of time. आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं, वो लग जाता है जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, अगर चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे चलो जो भी बोलते होंगे अभी तो अब ऐसी भाषा बोलोगे तो मुझे हंसी आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो वो आ जाता है ब्लैक ब्लैक, समझ गए आप लोग? अरे भाई यहाँ चोट लग जाएगी, थोड़ी देर बाद ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
हाँ ठीक है, ही बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं, अरे वो सही बता रही है, हाँ ये बोलते हैं, और लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन। अगले देखो, कह रहा है इट इज आल्सो क्लॉट ए कोगुलम फॉर्म मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने कहा था फाइब्रिनोजन कन्वर्ट किसमें होता है, फाइब्रिन में। किसमें होता है, और मैंने कहा था एक बात और ध्यान रखना, हमेशा जो ब्लड क्लॉट करता है वो कौन करता है, फाइब्रिन, ना कि फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन तो प्रोटीन होती है, वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में। अगले कह रहा है डेड एंड डैमेज फ्रॉम एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप, और ब्लड क्या होता है, ट्रैप कर जाता है। कह रहा है फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द एक कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजन। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ कह रहा है इनएक्टिव फाइब्रोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन एक्टिव कब होता है, किसके द्वारा बताओ, थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। और किससे होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये देखो क्या कह रहा है, थ्रोम्बिन इन टर्न ऑन फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। तो मैंने क्या बताया, देखो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने, और थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रोजन को कन्वर्ट किया फाइब्रिन में। अगले कह रहा है एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। और कह रहा है इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट एंड इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 13 होते हैं टोटल। और हमारे किताब से हटा दिए तो आप लोग नाम याद करो, कोई बात नहीं है। टोटल क्लॉटिंग फैक्टर नंबर कितना होता है, 30, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अगले कह रहा है बेटा सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएटिंग कोगुलेशन। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। अच्छा, कैल्शियम आयन और कहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, वहां पे भी। और दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम आयन जो होते हैं वो यहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सुनो, ए बोलो मत। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, पहले होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो कन्वर्ट किसमें होता है, थ्रोम्बिन में, जो करता है थ्रोम्बोकाइनेज। और फाइब्रोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कौन कर देता है, थ्रोम्बिन किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हार्ट पे, यानी कि सर्कुलेटरी पाथवे में, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो।